आज के शो में। टीएमसी मलीर में मुबैना बदउनवानी की होशरुबा दास्तान बेनकाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 8 अरब रुपए के घपले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ होशरुबा, कुछ अहम, कुछ हैरानकुन तफसीलात जब सामने आई, उसके बाद मुतालबा हुआ कि इस पर एक्शन होना चाहिए। वो सरकारी अफसरान जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हुए, आला तरीन ग्रेड्स पर होते हुए, ओहदों पर होते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन का मुतालबा हुआ, उनके नाम सामने आने का मुतालबा हुआ। आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से जब कफालत प्रोग्राम के हवाले से तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ तस्करा किया उसका जो डेटा एनालिटिक्स हुआ था, जिसके बाद वो तफसीलात सामने आई थी। और क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। तकरीबन 8 लाख आपने डेटा एनालिटिक्स के जरिए इन लोगों को जो आपने बाहर निकाला, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, बड़े ऑफिसर्स थे, वो पैसा ले रहे थे, जो पैसा इन गरीब कमजोर तबके के लिए था। जिन तफसीलात की तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने निशानदेही की कि ये जो लोग थे जो मुस्तफीद हो रहे थे, उस पर एक आपके साथ रोशनी डाल लेते हैं। जो मुताल्लिक अहम इंकशाफात बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस डेटा एनालिटिक्स के बाद सामने आए, उसके मुताबिक फायदा उठाने वालों में न सिर्फ आला अफसरान थे बल्कि उन्माद भी शामिल थी। सहमाही वजीफा जो लेने वाले गैर मुस्तहिक अफराद थे, उसमें ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान शामिल थे। ग्रेड 19 के 429 अफसरान भी मुस्तफीद होने वालों में शामिल थे। दर्जनों ने अपनी बेगमात के नाम रजिस्टर्ड करवा रखे थे और अपनी बेगमात के नाम पर पैसे लेते रहे। मजमूई तौर पर 2543 अफसरान को BISP की फहरिस्त से निकाला गया। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान और सिंध के अफसरान ने BISP के जरिए रकम वसूल की। सिंध में ग्रेड 18 के 342 अफसरान ने BISP से फायदा उठाया, जबकि BISP के 6 अफसरान खुद भी इस स्कीम से मुस्तफीद होते रहे। ग्रेड 17 के 1240 अफसरान ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। इससे कबल गैर मुस्तहिक 8 लाख से ज्यादा अफराद को इस फहरिस्त से खारिज किया जा चुका है। हमने ये देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इसका तस्करा हुआ, चर्चा हुआ। 8 अरब रुपए के मुबैना घपले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो मुस्तहिक अफराद को मिलने थे वो नहीं मिले। इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी भरम हुई, इसका नोटिस लिया गया। किस बुनियाद पर अफराद को निकाला गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देते हैं। यह कहा गया कि ऐसे अफराद जिन्होंने एक मरतबा बैरून मुल्क सफर किया, जिनकी तादाद 1,53,302 थी, वो शामिल थे इस फहरिस्त में जिनको निकाला गया। डाटा एनालिटिक्स के बाद ये बताया गया कि उनके शौहर या उनकी बीवी यानी उनका स्पाउस ने एक मरतबा बैरून मुल्क सफर किया, उनकी तादाद 1,95,364 थी। ऐसे अफराद जिन्होंने एक मरतबा से जायद बैरून मुल्क सफर किया, 10,475 तकरीबन उनकी तादाद। उनके शौहर बीवी जिन्हें एक मरतबा से जायद बैरून मुल्क सफर किया हो, उनकी तादाद 1,67,000 से जायद थी। ऐसे अफराद जिनके नाम पर एक या जायद मोटरसाइकिल कार रजिस्टर्ड है, उनकी तादाद 692 थी। उनके शौहर या बीवी के नाम एक से जायद मोटरसाइकिल या गाड़ी रजिस्टर्ड थी। ऐसे अफराद की तादाद 43,746 थी। ऐसे अफराद जिनका माहाना मोबाइल या टेलीफोन बिल 1000 रुपए से जायद था, उनकी तादाद 24,546 थी। ऐसे अफराद जिनके शौहर या बीवी का माहाना मोबाइल या टेलीफोन बिल 1000 रुपए से जायद था, 1,15,000 से जायद उनकी तादाद थी। और इसी तरह से ऐसे अफराद जिन्होंने पासपोर्ट एग्जीक्यूटिव फीस अदा करके बनवाए, 667 उनकी तादाद। उनके शौहर या बीवी ने पासपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस से बनवाए, उनकी तादाद 580। ऐसे अफराद जिनके खानदान के एक से जायद अफराद ने शनाख्ती कार्ड या एग्जीक्यूटिव फीस अदा करके बनवाए, उनकी तादाद 36,970 थी। ऐसे सरकारी मुलाजिम रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या जो इस वक्त दीगर मुलाजमीन थे, उनकी तादाद 14,370 थी। और ये अहम तरीन तफसीलात हमारे सामने आई। सानिया रशीद साहिबा ने आज फिर गुफ्तगू करी और उनकी तरफ से कुछ अहम रिफॉर्म्स की बात, या फिर जहां उन्होंने कहा कि जरूरत था कि जिन चीजों को चेंज होना चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हाईलाइट किए कफालत प्रोग्राम और BISP के कुछ जो अहम नुक्स सामने आए थे, उस हवाले से क्या कहा, लेट्स हियर दिस आल्सो। इस तरह से बोरियों में बंद होकर खतूत आते हैं और मेरे पास कोई निज़ाम नहीं था पुराने BISP के सिस्टम में कि मैं इन हकदार लोगों को की किसी तरह से मुआवनत कर सकूं। तो पहले तो ये वजह थी कि हमें किफ़ालत प्रोग्राम में ये इस्लाहात लाने पड़े। दूसरी इसकी बड़ी वजह थी
रकम की तरसील का निज़ाम। जो रकम की तरसील का निज़ाम बनाया गया था वो आज से 10 साल पहले 6 बैंकों को सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वो मुआहदे जो बैंकों से किए गए थे वो इतने कमज़ोर थे कि हम उनको किसी तरह हम उनकी जवाबदेही नहीं करा सकते थे, हम उनके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते थे। जो कार्ड का निज़ाम था उस पर कोई पर्सनलाइजेशन नहीं थी, उससे चोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ये है अहम मामला कि किस वजह से चेंज किया गया प्रोग्राम को, क्या इस पर चेंजेस ये मौजूदा गवर्नमेंट लेकर आ रही है। लेकिन ये करप्शन तो बहुत होशरुबा है, ये दास्तान करप्शन की हैरानकुन भी है और इंतहाई अफसोसनाक भी। जब सरकारी मुलाजमीन मुस्तफीद होते रहे उस फंड से जो कि मुस्तहक मुलाजमीन या मुस्तहक अफराद के लिए था, आखिर ऐसा क्यों होता रहा? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर दर्जे-निगार के तौर पर, और आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब माहिर कानून है, नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक साहब भी साथ होंगे। पहले आरिफ चौधरी साहब, आपकी नजर में सर ये तो हैरानकुन था, ये तफसीलात सारी आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया इस वक्त। सर ये किस तरह के सरकारी मुलाजमीन थे, इनके खिलाफ कार्रवाई अब क्या होनी चाहिए? नैब केसेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए आपके नजदीक अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? जी, ये बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे प्रोग्राम आप हमेशा हाईलाइट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काम उनका जो है वो शर्मनाक, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और हमारे यहाँ इस तरह के अफसरान की कोई कमी नहीं है। हर दूसरा शख्स जो है जिसके पास कोई इख्तियार है वो गरीबों के नाम पर, ज़लज़ला ज़दगान के नाम पर, सैलाब ज़दा लोगों के नाम पर, जहाँ कहीं भी उसे कोई रास्ता मिलता है वो इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम, यानी अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुम्हारे पास इतने वसाइल हैं, उसकी परवाह किए बगैर वो गरीबों के मुंह से नवाला तक जो है वो छीनने पर तुला हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिट जाता है इस खातून को, सानिया निश्चित साहिबा को, जिन्होंने इस मामले में ये पेशरफ्त किया और इतने सालों से ये जो कुछ हो रहा था उसे उन्होंने बेनकाब किया। लेकिन सिर्फ बेनकाब करना ही काफ़ी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने चाहिए, और दूसरी ये है कि ये मामला भी अब उस नैब के सुपुर्द होना चाहिए जो अभी तक ये बेदस्तो पा नहीं हुआ, जिसके दांत अभी तक मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। पाकिस्तान में तो खैर इस तरह के स्कैम जो किसी को भी आप कम दर्जे का स्कैम नहीं कह सकते, हर स्कैम जो है वो एक से बढ़कर एक है। लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है। पता चले कि ये लोग जिन्होंने कौमी ख़जाना, और वो भी ख़जाना जो मखसूस किया गया था आम आदमी जो बिल्कुल बेसहारा, यतीम, मस्कीन, बेवा, यानी जिनका कोई वादी वारस नहीं है, उनके मुंह से निवाला छीनने वाले लोग जो है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर होने चाहिए और नैब को भी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। जनरल अमजद साहब, आपकी नज़र में, क्योंकि ये तो बड़ा संगीन मामला है सर, ये कितना हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर और फैब्रिक है वो उसकी निशानदेही नहीं कर रहा कि सरकारी मुलाजमीन 20-20 ग्रेड के अफसरान तक इससे मुस्तफीद हो रहे थे, जो 3 माह में एक रकम मिलती थी 4,000 5,000, उससे भी उसको भी नहीं छोड़ रहे थे। सर ये क्या है और आपके नजदीक सजाएं क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जनरल साहब। देखिए, जो लोग इखलाकी तौर पे और दीनी एतबार से इतने गिरे हुए हों कि गरीब की मदद करने के बजाय गरीब के मुंह से निवाला छीन लें या उसके हक पे डाका डालें, तो मेरा अपना अंदाजा है कि इन्होंने अपने सरकारी मामलात में भी बहुत कुछ किया होगा। ये हो नहीं सकता कि ऐसा गिरा हुआ आदमी और उसके पास सरकारी रिसोर्सेज भी मौजूद हों, जहां उनके ऑफिसेज हैं या वहां महकमे में कोई फंडिंग है, फंड्स मौजूद हैं, तो वो उनमें भी मुलव्वस न हो, मिसअप्रोप्रिएशन में ये हो नहीं सकता। सो इनकी तहकीकात जो है वो उस तरफ भी होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब इखलाकी एतबार से इतना कमजोर हो तो वो लाजमी बात है कि वो ईमानदार तो वो हो ही नहीं सकता, अमानतदार तो नहीं हो सकता वो। लिहाजा ये पॉसिबिलिटी मौजूद है और इसकी बड़ी लंबी तहकीकात की जरूरत है, मजबूत किस्म। दूसरी तरफ ये है कि इमीडिएटली इनसे पैसा भी रिकवर करना चाहिए, क्योंकि वो जो गरीबों का पैसा इन्होंने खाया वो वापस उन्हीं की तरफ आना चाहिए, और ये लोग जो इस तरह पैसा वहां पे चोरी करके ले गए इनसे रिकवर किया जाए। फिर सजा का तो चूंकि लोग बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा हैं, इनमें खास तौर पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में हुकूमत को एक पॉलिसी पता करनी चाहिए कि इन सब का क्या करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि इमीडिएटली
इन लोगों से पैसे वगैरह रिकवर करने के बाद इनकी जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो खत्म करने चाहिए या इनको रिटायर कर देना चाहिए, ताकि ये लोग अब काबिल एतबार नहीं रहे तो इनसे मजीद इस्तेफादा न किया जाए और किसी अच्छे लोगों को जॉब दिए जाए। बहरहाल एक पॉलिसी वर्कआउट करने की जरूरत होगी क्योंकि तादाद बहुत है और हुकूमत को फैसला करने के लिए सारे कवायद इसके देख लेने चाहिए। लेकिन जो मैं इमीडिएट चाहूंगा वो ये कि इनसे पैसा रिकवर किया जाए और इनकी तहकीकात की जाए इनके सरकारी मामलात में कि वहां क्या खुर्द-बुर्द इन्होंने की है, क्योंकि मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक ये लोग काबिल एतबार लोग नहीं है। सही। अच्छा, इस रकम को लेकर यानी ये जो एम्बेजलमेंट है इसको लेकर कुछ एतराजात भी हुए थे जब ये मामला सामने आया था और इसमें कुछ लॉजिकल भी थे कुछ पॉलिटिकल भी थे। आज भी असेंबली के फ्लोर पे जिक्र हो रहा था तो नफीसा शाह साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनकी तरफ स्टेटमेंट्स दी गई थी इस प्रोग्राम को लेकर। क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस, इसको भी एनालाइज करते हैं। लेट्स हियर दिस क्या कहा। मेरा सवाल ये है कि उस अजीम शख्सियत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से क्यों तकलीफ हो रही है सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स को? पहले भी कोशिश की गई कि उस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए और एक बार फिर मैं पूछना चाह रही हूँ कंसर्न्ड मिनिस्टर से कि क्या वजह है कि आप इस नाम के पीछे पड़े हुए हैं? तो ये नाम के हवाले से डिस्कस हुआ क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रैटेजी चेंज की गई नाम के हवाले से। आरिफ साहब, ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं इसकी अहमियत अभी कितनी है? दूसरी बात, इस पर नाम पर होने वाली सियासत पर क्या कहेंगे? और अब जो इसमें करप्शन सामने आई है तो आप समझते नहीं कि इसके जिम्मेदार वो तमाम साबका मिनिस्टर्स भी हैं जो हेड करते रहे इस प्रोग्राम को? लास्ट जो मिनिस्टर पीएमएलएन के दौर में थी, उससे कबल जो मिनिस्टर्स रह गए, और अकाउंटेबिलिटी वहां से शुरू होनी चाहिए चौधरी साहब। पहली बात तो यह है कि नाम की हद तक तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई एतराज हो, और नाम जो जिसके नाम से भी कोई प्रोग्राम शुरू हो जो उसका यानी उसे मैं नहीं, मेरे ख्याल में तो उसे बिल्कुल वो नाम रहना चाहिए। पूरी दुनिया में तो ऐसा तस्वर है कि बहुत सारे बिल जो है वो बाज़ सेनेटर्स के नाम से आते हैं, उनका नाम रहता है, बाज़ लोग यानी जो दुनिया में नहीं होते उनकी बाज़ नेकियों की वजह से बाज़ चीज़ें उनके नाम से आती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है, बल्कि ये इसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही रहना चाहिए प्रोग्राम। लेकिन ये जो करप्शन है, करप्शन ये नहीं, मुझे ये जो खातून नफीसा शाह साहबा बात कर रही थी, मुझे नहीं समझ आती कि हर मामले में यानी बुनियादी जो बात है उसकी तरफ जाने की बजाय ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। यानी बात तो हो रही है कि इस प्रोग्राम में करप्शन हुई है और ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और उन्होंने माल बनाया है गरीबों के नाम पर, और ये वही लोग हैं जो इनकी गवर्नमेंट के बड़े लोगों को हर लिहाज से वो यानी कर चुके हैं, माला माल कर चुके हैं करप्शन में और उनकी सपोर्ट कर चुके हैं। और ये यानी तमाम लोग जो है उन्हीं अफसरों के बरहूने मन्नत तमाम अय्याशियां कर रहे हैं। तो ये उनकी यानी करप्शन की बेखनी की बजाय इनकी तवज्जो नाम पे है, ताकि ये कहा जाए कि जनाब ये तो नाम के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें हुकूमत मौजूदा जो है उसे नाम की बजाय करप्शन को बेनकाब करने के बाद करप्शन की बेखनी के लिए मुकदमात कायम करने चाहिए। और इस तरह की सूरत हाल में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जनरल साहब से कि ऐसे लोग जो है वो गवर्नमेंट में रहने के काबिल नहीं है। जो आप देखें, वैसे तो मुझे लगता है कि ये सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कहां से आपको ऑनेस्ट लोग मिलेंगे? हर शख्स जो है वो ये ईमान वाली बातें जो है ये सिर्फ कहने की है, अमली तौर पर आपको कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये देखें, कोई आज की बात नहीं है, ये ऑफिसर जो है ये हर दौर में रहे हैं और ये अगर ये सारा कुछ कर रहे थे तो आपका क्या ख्याल है कि जो ऊपर बैठे हुए थे वो क्या यानी वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये सारे ऑफिसर जो है ये अकेले खा रहे हो, ये सबके साथ मिलकर कर रहे थे जो भी ये जितनी करप्शन इन्होंने की है। तो इसके लिए उन तमाम लोगों की भी छानबीन होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी नैब के रेफरेंसेस बनने चाहिए जिन्होंने इससे फायदा उठाया है और इस प्रोग्राम के नाम पर उन्होंने करप्शन किया। सही। और जैसे भी जो आपने कहा कि नैब जो इस पर है वो नैब क्योंकि बहुत तादाद लोगों की ज्यादा है, अब नैब सब पे कार्रवाई करे नहीं कर सकता। एक तो नैब की अपनी कैपेसिटी, और दूसरी बात ये कि ये लोग अगर इस तरह 5,000 रुपए भी नहीं छोड़ रहे थे या 4,000 रुपए भी नहीं 3 महीने के छोड़ रहे थे, तो फिर इन लोगों को जो जिन ओहदों पे ये थे और वहां बैठकर जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स थे जहां ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के पूरे चांसेस थे इनके पास, वहां इन्होंने क्या क्या किया होगा? इसको कौन स्क्रूटनाइज करेगा? ये तो सामने आ गया कि इन्होंने ये किया,
जब जमीर ही नहीं था तो इसका मतलब तो फिर और क्या क्या किया होगा, उसकी तफसीलात भी सामने आना बड़ा जरूरी है जनरल साहब। देखिए, इसके लिए तो हुकूमत कोई ना कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बना सकती है जी। एक नहीं, एक से ज्यादा बनाई जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस तरह के GITs आप बनाते हैं, और उनके सामने तमाम रिकॉर्ड वगैरह मुहैया करना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जहां जहां जिसकी भी हुकूमत के अंदर ये लोग हैं, ताकि प्रॉपर छानबीन की जा सके। मेरा ख्याल है कि ये तफसीलन अगर आप इसको स्टडी करें तो एक पॉलिसी वगैरह वजह करने में कोई मसला नहीं होगा। सारा हुकूमत कर सकती है, अगर आज नहीं तो इसको सारी चीज को तय करने में चंद महीनों में ये सारा स्क्रीनिंग वगैरह इनकी की जा सकती है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम की मैं बात आपसे करना चाह रहा था, आपने भी डिस्कशन कर रहे थे जी। बात यह है कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट नाम रखा गया तो उससे यूं लगता था कि मोहतरमा बेनजीर के अपने असासों में से, उनकी अपनी दौलत में से, उनके या उनके खानदान की दौलत में से कोई पैसा मुख्तस किया गया है और फिर उससे ये स्कीम चलाई गई। जहां एक इंडिविजुअल का नाम होता है वहां अमूमन ये देखा गया है कि इनिशियल अमाउंट सब्सटेंशियल वो खुद देते हैं, एक फंड कायम करते हैं और फिर बाकी लोगों को कह देते हैं कि जनाब उसमें आप अगर चंदा देना चाहें तो दे दें, और इसी तरह हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल देती है। तो चूंकि एक सीड मनी, एक बहुत बड़ी अमाउंट खुद उस फैमिली ने दी होती है, तो वो उनके नाम के ऊपर एक फंड चलता रहता है, उसका नाम बेनजीर हो या जो भी वो शख्स एस्टेब्लिश करे। लेकिन जहां आप 100% हुकूमत पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्यों नाम हो किसी और? वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, वो आपका मेरा सबका पैसा है, लिहाजा उसका तो पाकिस्तान इनकम सपोर्ट फंड नाम होना चाहिए। आप क्यों उसका किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे दे रहे हैं जिसने एक पैसा भी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया हो? तो ये मेरा ख्याल है कि इसको भी सोचना चाहिए। और मैं नफीसा शाह बड़ी मोहतरम और बहुत ही अच्छी खातून है, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि बजाय इसके कि इस प्रोग्राम के अंदर जो करप्शन हुई, जो लूटमार हुई, उस पर शर्मिंदगी होती है, उस पर वो कुछ अफसोस का इजहार करती और हुकूमत को तजावीज देती कि इसका क्या होना चाहिए, वो नाम के पीछे पड़ गए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो आपने की साहब, और आरिफ चौधरी साहब भी साथ हैं, इमरान शफी साथ होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो तफसीलन आपको बताएंगे कि आखिर कुछ रोज कबल यानी कुछ दिन कबल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से एक रेड हुआ। ये रेड हुआ था DMC मलीर में। उस रेड में क्या तफसीलात सामने आई थी, वो एंटी करप्शन का केस इस वक्त कहां है और नैब ने DMC मलीर से क्या तफसीलात तलब करी, यानी DMC मलीर के इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से नैब की पेशरफ्त क्या है, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात हम रखते हैं। आपको बताया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से किस तरह सरकारी मुलाजिम मुस्तफीद हो रहे थे। ये तो खैर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस हुआ, दीगर चीजें सामने आई, लेकिन एक और होशरुबा दास्तान करप्शन की, मुबैना बदउनवानी की आपके सामने रखें। कुछ दिन कबल यानी आज से कुछ रोज कबल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, एंटी करप्शन ईस्ट जोन की तरफ से मलीर के अंदर एक रेड हुआ। मलीर में DMC मलीर के ऑफिस के ऊपर रेड हुआ, जो उनका सेंट्रल ऑफिस है, और यहां से कुछ दस्तावेजात बरामद हुई, कुछ फाइल्स, रिकॉर्ड्स और जांच पड़ताल के लिए कुछ चीजें बरामद हुई। अभी तक हमें जो तफसीलात मिली उसके मुताबिक ये FIR नहीं हो सकी, लेकिन जो तफसीलात उस वक्त एंटी करप्शन की इस रेड में सामने आई वो होशरुबा थी, वो हम सबको चौंका देने के लिए बहुत थी। इन तफसीलात से आपको अंदाजा होगा कि शहर कराची में जो फंड्स DMCs को मिलते हैं वो इन जनरल सबके साथ तो नहीं, लेकिन किस तरह से गबन होता है उनमें, उसका अंदाजा आप लगा सकेंगे। तफसीलात फिर आपके सामने रखते हैं। इसमें बताया गया कि जब एंटी करप्शन ने छापा मारा जब DMC मलीर के हेड ऑफिस पर, तो वहां एंटी करप्शन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की, और इस जांच पड़ताल के बाद उनको यह पता चला कि तरक्याती और इलेक्ट्रिकल वर्क्स की मद में 123 मिलियन यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना बदउनवानी हुई इलेक्ट्रिकल वर्क्स के नाम पर और डेवलपमेंट वर्क्स के नाम पर। जाली बिलिंग के जरिए गुज़िश्ता 2.5 साल में 9 करोड़ रुपए गबन का इंकशाफ हुआ, और इसी तरह से 680 गैर कानूनी भर्तियां की गई। महकमा एंटी करप्शन की उस प्रेस रिलीज के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ रुपए तक का मुबैना टैक्स फ्रॉड किया गया, 72 मिलियन रुपीस का टैक्स फ्रॉड किया गया। करोड़ों के ठेके फ्रंटमैन को अलॉट किए गए महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक, और पेट्रोल और गाड़ियों की मुरम्मत में
की मद में तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए की मुबैना हेराफेरी की गई। अब ये बड़ी अमाउंट है कि पेट्रोल की मद में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। अब ये पेट्रोल जो डलता है, जो कचरा उठाता है गाड़ियां डीएमसीज की, हम देखते हैं जो एक बड़ा अहम सवाल है कि ये पेट्रोल आया वाकई में इस्तेमाल भी होता है गाड़ियों में या नहीं होता, ये सिर्फ रसीदों की सूरत पेट्रोल की कीमत या कॉस्ट आती है और लोगों की जेबों में चली जाती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो चेयरमैन है डीएमसी मलिर के, उनकी फोटो है। लेकिन उस केस में मजीद क्या हुआ, जिस तरह मैंने कहा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तो अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, क्योंकि जो कमेटी एफआईआर अप्रूव करती है ये केस अभी वहीं तक रुका हुआ है। लेकिन नैब की तरफ से एक कॉल अप नोटिस को जारी हुए रिसेंटली। इन कॉल अप नोटिस की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, जिसमें कुछ पेट्रोल पंप्स को, जो एक शारा फैसल कराची पर है और दोनों शारा फैसल कराची पर हैं, जिनसे कहा गया कि आप तफसीलात फराम करें डीएमसी मलिर और डीएमसी कोरंगी को साल 2013 से साल 2017 तक जो पेट्रोल सप्लाई किया गया। अगर प्रिसाइज वर्ड्स में आपको बताऊं तो उसमें कहा गया कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ एलिजेड ऑफेंसेस कमिटेड बाय सब्जेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड अदर्स और अंडर द प्रोविजन ऑफ नैब ऑर्डिनेंस। इसमें कहा गया कि बेस्ड ऑन द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन रिवील्ड दैट योर पेट्रोल पंप हैज सप्लाइड पेट्रोल to some government functionaries like DMC Malir, DMC Korangi during 2013 and 17। आपके पेट्रोल पंप के जरिए पेट्रोल सप्लाई किया गया साल 2013 से साल 2017 तक डीएमसी मलिर और डीएमसी कोरंगी को। और ये दो पेट्रोल पंप्स को जो कॉल अप नोटिस इशू किए गए कराची के शारा फैसल में कि ये आपने सप्लाई किया, इसकी तफसीलात और मुकम्मल रिकॉर्ड हमें फराहम करें। आपको बताया कि एंटी करप्शन ने ये तफसीलात सामने हासिल की थी कि पेट्रोल और गाड़ियों की मद में तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए की मुबैना हेराफेरी सिर्फ डीएमसी मलिर ने की थी। अब नैब ने तफसीलात मांगी है इन पेट्रोल पंप से कि 4 या 5 साल के अरसे के दौरान कितना पेट्रोल आपसे खरीदा गया और किस मद में कितने रिकॉर्ड आपने वाकई में दिया या नहीं दिया, सप्लाई क्या हुआ। तो ये तफसीलात आगे बढ़ रही हैं। अब ये बड़ी हैरान कुन तफसीलात हैं, क्योंकि आरिफ चौधरी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं पहले, क्योंकि ये तो बड़ा पैमाने पर ही है और ये भी आम जो डीएमसी लेवल के ऊपर जो फंड हमारी डेवलपमेंट, हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, वो 4-4 करोड़ पे पेट्रोल फंड में जाता रहा। अब नैब ने भी टेकअप किया हुआ है मामले को, एंटी करप्शन भी देख रहा है। चौधरी साहब, आपको लगता है कुछ आगे बढ़ेगा मामला? देखिए, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस आपके सामने होगा जी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल की और 1800 अरब निकाला के जो यानी रिकवर होना चाहिए, कम अज कम, यानी रिकवरी के काबिल रकम जो थी वो कम अज कम ये थी। और उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी साबिक चीफ जस्टिस के दौर में वो 489 कुछ इस तरह की अरब रुपए या जो भी था, बहुत कम पे वो सारा मामला तय हो गया। और बाकी बहुत सारे वाकयात आपको यही नजर आते हैं। मलिर में भी आप ये हब लगता है मुझे तो करप्शन का, बाकी जगह भी मौजूद है। और एक चीज जो मुझे नजर आती है, वो मेरे दोस्त मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये जो हर रोज झगड़ा चलता है ना जी कि आईजी सिंध जो है वो फला लगना चाहिए और आईजी सिंध को तब्दील होना चाहिए, बुनियादी तौर पर ये मामला, इसमें ज्यादातर यही बातें हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो वहां इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट में होगा, एंटी करप्शन में होगा या नैब में होगा, वो किसी के बारे में नहीं, किसी को वो गवारा नहीं है। और जितनी करप्शन ये हम हर रोज आप देखें, कोई एक वाकया नहीं है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर ये आपका डीएमसी के केस ले ले और बाकी उससे पहले जो बागात वाला था वो केस ले ले, और कोई हद नहीं है। लगता यूं है कि एक गिरोह ने पूरे सिंध को यरगमाल बनाया हुआ है और टीमें उनकी अपनी काम कर रही है, जिनको वहां ले जाकर हर काम जो पहले यहाँ करते थे, दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम उनको आया गवर्नमेंट का, तो उनके तमाम मसाइल हल कर दिए गए, उन्हें वहां ले गए। आपको याद होगा कि यहाँ भी उस जमाने में प्रेसिडेंट हाउस में बैठा था खुद रियाज मलिक साहब जो थे, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे जब वो चेयरमैन नैब को तलब किया गया वहां किसी गैर कानूनी काम के लिए। तो यहां से जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो वहां ले गए। तो अब ये है कि इस सूबे का अल्लाह ही हाफिज है कि इसे कहां तक आपने बर्बाद करना है, कहां तक चूसना है। और ये सिंध जो बुनियादी तौर पर कराची के हवाले से तो हमारी मुआशी हब है, उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। और हर जगह यानी इस हद तक दीमक लगी हुई है पूरे निजाम को। तो इसमें मैं समझता हूं कि ये जो इदारे हमारे बने हुए हैं, अभी तक मुझे कोई इतनी ज्यादा कारकर्दगी कहीं नजर नहीं आ रही इसकी बेखनी करने के लिए। और स्पेशली जब खुद गवर्नमेंट्स, सूबाई गवर्नमेंट्स जो है
वो उनके साथ हो तो फिर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। ऐसे इमरान शफी साहब आपसे भी पूछेंगे, आपको खुशामदीद कहते हुए, क्योंकि मामला ये है कि डीएमसी मलीर पे जब रेड होती है तो एंटी करप्शन सारी तफसीलात इकट्ठी करता है, लेकिन ये सूबाई एंटी करप्शन महकमे का फायदा फिर क्या? क्योंकि वहां बहुत ऑनेस्ट अफसरान हैं जो ये इस वक्त करते हैं और वो जो मामला को आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह ये हुआ मामला, इतने सारे मामला सामने आए, तफसीलात सामने आई कि डीएमसी मलीर में इतनी बड़ी करप्शन हुई है, लेकिन वहां जो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। नैब की तरफ से अब केस उठाया गया, नैब ने पेट्रोल स्टेशन को खत लिखे हैं कि आप हमें तफसीलात दें कि ये फ्यूल खरीदा गया इतने करोड़ रुपए का, कहां गया, कैसे खरीदा गया। तो ये फिर नैब को टेकअप करना पड़ता है केस, फिर तनकीद होती है कि नैब छोटे छोटे केसेस ले रहा है, पेट्रोल पंपों को खत लिख रहा है बैठ के। तो ये इस मसले को हल कैसे करें कि एंटी करप्शन जो है इस वक्त है वो मफलूज कर दिया जाता है और नैब जो है वो कार्रवाई करता है तो तनकीद होती। इमरान साहब देखें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई इबहाम नहीं है कि तमाम जो इदारे हैं, सूबाई जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, इनको इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है। इनको इनके ऊपर जो हुकूमती चेक है, करप्शन उस वक्त तक उसका सदबाब नहीं किया जा सकता जब तक आप इदारों को इंडिपेंडेंट ना करें। नैब के ऊपर भी जब आप देखते हैं तो नैब के ऊपर भी इतराज यही होता है कि नैब कानून में तो इंडिपेंडेंट है लेकिन प्रैक्टिकली नैब इंडिपेंडेंट तौर पर काम नहीं कर रहा और नैब जानिबदारी से काम करता है। लेकिन जहां तक एंटी करप्शन की सूरत हाल है वो तो है ही सूबाई हुकूमत के मातहत है और वो किसी तौर पर भी जो है वो आजाद और गैर जानिबदार तौर पर काम नहीं करते हैं और उनके ऊपर बहुत किस्म के प्रेशर्स होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर यकीनन जब नैब किसी केस को टेकअप कर लेता है तो उस पर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि उस पर इतराजात भी होते हैं कि ये नैब ने छोटे मैटर्स को टेकअप कर लिया। लेकिन अब ये तो देखें, कानून का मसला है और संजीदगी के साथ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। हमने इतने इदारे बना दिए, एंटी करप्शन का इदारा भी है, नैब भी है, FIA भी है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो है वो करप्शन बढ़ती चली जा रही है। अभी हम 117 नंबर से 120 नंबर पर आ गए हैं और ये यकीनन इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है वो पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी है और तमाम दावों के बावजूद जो है वो करप्शन हमारे मुल्क में बढ़ी है। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इमरान साहब, और टाइम क्योंकि किल्लत भी है तो अफजल शाह साहब का भी लास्ट ओपिनियन हम लेंगे इसमें। जन साहब, ये कितनी होशरुबा दास्तान है डीएमसी मलीर में जो हुआ है इस वक्त, और जो अभी इमरान शफी साहब बात करते बड़ी अहम है क्योंकि इसी वजह से मामला ये करप्शन बढ़ रहे हैं। दूसरे हकायक ये हैं कि जैसे ये FIR दर्ज नहीं हुई एंटी करप्शन की, एंटी करप्शन में जब FIR दर्ज भी हो जाती है 21 ग्रेड के अफसरान के खिलाफ, फिर भी वो अपने ओहदों पर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको कोई हटाता भी नहीं है। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल आने जरूरी है। कब तक नैब पेट्रोल पंपों को खत लिखेगा कि आप हमें तफसीलात दें? सिंध गवर्नमेंट या गवर्नमेंट खुद किरदार क्या बनता है इसमें? जनरल साहब देखिए, जहां तक सिंध में करप्शन का ताल्लुक है, जब किसी भी करप्ट आदमी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे जो अवामिल कार फरमा होते हैं वो ये कि उसका किला कितना मजबूत है। हम ये किला कहते हैं इस वजह से कि उसकी बैक पे कौन कौन लोग हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उसके साथ है पीछे तो आपको सबूत और शवाहिद कभी नहीं मिल सकेंगे और वो FIR तो आप छोड़ दीजिए, इस किस्से का नाम भी कोई नहीं लेगा और नैब टकरे मारता रहे तो कुछ भी नहीं कर सके। अगर इस चीज को खंगाला जाए तो आपको शायद ये नजर आए कि ये शख्स अकेला पैसा नहीं खा रहा था, कहीं और भी लोग थे जो इससे वसूली पा रहे। अब वो